आयुष गौड़ एंड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जावा ओरिएंटेड सीरीज़ के 14th ट्यूटोरियल के साथ, जहां हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट देख रहे होंगे। इसके अंदर हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे आप क्लासेस डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कैसे उनको रिकॉल करते हैं। साथ ही में हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाना सीख रहे होंगे और एक क्लास के अंदर मेथड को डिफाइन करना सीख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस ट्यूटोरियल के साथ। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स बोथ डेटा एंड मेथड। तो यार जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती थी आपकी, उसके अंदर आप सिर्फ डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते थे, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भी रख सकते हैं और मेथड भी रख सकते हैं। आप डेटा पे भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, आप मेथड से भी कुछ कुछ करवा सकते हैं, राइट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के काफी सारे एडवांटेजेस है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के ऊपर, और वो क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी फास्टर है और इजियर एग्जीक्यूट करने में। क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है आपको कोड का, आपको बार बार उस कोड को लिखना नहीं होता है। आपको कोड को ड्राई रखने में मदद करती है। ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी कहा था कि मेथड्स को क्रिएट करने का रीजन यही होता है कि आप किसी चीज को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो, तो उसे हम मेथड्स कहते हैं। आप एक बार कोड लिखिए और सिर्फ उस मेथड को कॉल कीजिए और आपका पूरे मेथड के अंदर लिखा हुआ फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। तो वही होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ वाला फॉर्मूला, और ये कोड को काफी ज्यादा इजी बनाता है मेंटेन करने के लिए, और डीबगिंग करते टाइम भी आप लोगों को काफी ज्यादा मदद करता है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग possibles to create full reusable application and less code and shorter development time। आप अपने किसी भी कोड को आसानी से रीयूज कर सकते हैं कहीं पे भी। आप कम से कम कोड लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपको कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा, आप कम टाइम में ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे। और यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ एडवांटेजेस है। तो इकलौता रूल जो होता है आपका जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखने का, वो रूल ही होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। अपने आप को रिपीट मत करो, अपने आप को रोको बार बार उन्हीं कोड ऑफ लाइंस को लिखने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको वो कोड ऑफ लाइन काफी ज्यादा बार यूज आने वाला है इस प्रोग्राम में, तो आप उसे एक सेपरेट मेथड, एक सेपरेट क्लास के अंदर तैयार कीजिए, ताकि आप सिर्फ उस छोटी सी क्लास के पार्ट को यूज करके या मेथड के पार्ट को यूज करके अपने पूरे कोड को एग्जीक्यूट करवा सके। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आते हैं यार हमारे सबसे पहले इसके अंदर। तो क्लासेस कितनी भी हो सकती है जावा के अंदर। बाकी अगर किसी लैंग्वेज की अगर आप बात करेंगे तो आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास नहीं बना सकते, राइट। बट जावा आपको अलाउ करता है कि आप एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास भी बना सकते हैं। तो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी क्लास फ्रूट्स है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फ्रूट्स क्लास के लिए ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो एंड जो भी डिफरेंट फ्रूट्स है आपके पास, वो सारे इस फ्रूट्स क्लास के एग्जांपल हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर आप कोई कार नाम की क्लास लेते हो, तो जितनी भी आपके कार के नेम से डिफरेंट कार्स अवेलेबल है, वो सारे उस कार क्लास के एक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पब्लिक क्लास कार बनाया है। क्लास कैसे लिखते हैं ये सिखा रहा हूँ यहाँ मैं आपको। तो आप सिंपली सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, और एक्सेस मॉडिफायर के बारे में मैंने पहले से ही आप लोगों को बता रखा है कि एक्सेस मॉडिफायर तीन टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड। तो ये तीन तरीके के एक्सेस मॉडिफायर के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। तो सबसे पहले आप एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, देन आप लिखते हैं क्लास। क्लास के लिखने का मतलब होता है कि आपने उसे क्लास डिफाइन कर दिया है, और उसके बाद में आप उस क्लास का नाम लिख रहे होते हैं। सिमिलरली जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने एक्सेस मॉडिफायर को पब्लिक दे दिया है, फिर मैंने लिखा है क्लास, और फिर उस क्लास का मेरे को जो नाम रखना है, तो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम रखा है कार। फिर मैंने डायरेक्ट पैरेंथेसिस ओपन कर दिया, और पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद आप जो भी कोड लिखेंगे वो सारा कोड इस क्लास से बिलोंग करता होगा। तो अगर आपको इसके अंदर लिखे हुए कोड को एक्सेस करना है, तो आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा दूसरी क्लास में, या जहां पे भी आपको उसे यूज करना है। तो इसे ही हम लोग कह रहे होते क्लास का कंसेप्ट। तो आपने क्लास नहीं तैयार कर दी है पूरी कार नाम की, और इस क्लास के अंदर आप कुछ कुछ कोड लिख रहे होंगे। ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने एक पब्लिक क्लास मेन क्लास बनाई है, जो सबसे ऊपरी पर हमारी बड़ी वाली क्लास होती है वो बना रखी है मैंने। और उस क्लास के अंदर मैंने एक और क्लास बना रखी है, जैसा कि मैंने आपको कहा था जावा में अलाउड होता है। तो मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास कार। इसका मतलब है कार नाम की एक पब्लिक क्लास है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्ट्रिंग C1 इज इक्वल्स टू वॉल्वो टाइप का। अब अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास के बाहर जहां पे आपको इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए, जहां पे आपको जरूरत है कि आप इस कार नाम के C1 ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सके, तो आप जाएंगे अपने मेन वाले फंक्शन में या कहीं पे भी जहां पे आपको इसे कॉल करना है, और आप उस कार नाम की क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे। वो इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो सिंपली आप जो आपकी क्लास का नाम है वो लिखेंगे, लाइक कार मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन आपको जो वेरिएबल का नाम रखना है वो रख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे car1 रख दिया है, इज इक्वल्स टू न्यू, एंड न्यू के बाद आप सिंपली लिखेंगे कार। और ये कार क्या है यार, एक कंस्ट्रक्टर है।
कंस्ट्रक्टर में आप बाद में बताऊंगा इसको कि कैसे आप लिख रहे होते हैं और ये कैसे काम कर रहा होता है। बस इतना याद रखिए, कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है। तो आपने यहाँ पे लिखा न्यू एंड देन आपने वापस से अपने उस क्लास का नाम लिख दिया कार और आपने ब्रैकेट्स लगा दिए, राइट। अब यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन नाम का एक नया ऑब्जेक्ट जनरेट हो चुका है जो कि कार टाइप का होने वाला है। जैसे हम बोलते हैं ना इंटीजर टाइप का एक नंबर है हमारे पास, सिमिलरली यहाँ पे अब हमारे पास कार टाइप की एक कार्बन है, राइट। अब हम लोगों को अगर प्रिंट करवानी है C1 प्रॉपर्टी, C1 को हम लोग एक्चुअली में एट्रीब्यूट कह रहे हो, जिसे हम वेरिएबल कह रहे हैं ना, स्ट्रिंग C1 इज इक्वल्स टू वॉल्वो, जिसे मैंने वेरिएबल कहा था, का एक्चुअल नाम एट्रीब्यूट होता है। तो उस एट्रीब्यूट को हम लोग यूज कर रहे होंगे और यूज करने का तरीका होता है car1.c1। तो नीचे जो आपको ग्रीन में दिख रहा है car1.c1, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये car1 जो ऑब्जेक्ट है इसने अपने अंदर की C1 प्रॉपर्टी को कॉल कर लिया है, राइट। ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इसका कोड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये C1 को मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो जब मैं C1 को कॉल करूंगा तो मुझे वोल्वो देगा, लेकिन मैं नहीं चाहता यहाँ पे वोल्वो, मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ। तो आप कैसे कर रहे होंगे, आप सीधा सीधा कॉल कर रहे होंगे car1.c1, तो वो C1 को कॉल करके लाएगा और आप बोल रहे होंगे कि वो बराबर हो जाए BMW के। तो आपने उसे BMW स्टोर करवा दिया है और अब वो BMW प्रिंट करके देगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने ऊपर जो कार वाले में C1 नाम का एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ था, मैंने उसे अब फाइनल बना दिया है, फाइनल स्ट्रिंग C1। फाइनल का मतलब क्या होता है, फाइनल का मतलब होता है कि आपने उसे लास्ट टाइम डिफाइन कर दिया है, अब आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जो उसकी वैल्यू आपने असाइन की है उसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी। तो जब मैं नीचे कॉल कर रहा हूँ car1.c1 इज इक्वल्स टू BMW, तो वहां पे आपको एरर मिलेगा क्योंकि अब आप C1 को चेंज नहीं कर सकते। अब आपका C1 फिक्स हो चुका है, हमेशा के लिए फाइनल वैल्यू है। तो फाइनल का यही मतलब होता है कि जैसे आप फाइनल लगाएंगे वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। फिर अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे उसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाने तो मैं क्या करूंगा, तो यार एज्यूम करो मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए car1 और car2 करके, और फिर मैंने बोल दिया कि car1 के लिए तो आप C1 की वैल्यू को BMW कर दीजिए, ठीक है। और जब आप उसे प्रिंट करवाएंगे car1.c1 और car2.c1, तो क्योंकि हमने car1.c1 को चेंज करके BMW कर दिया है तो इसीलिए फर्स्ट वाले के लिए वो BMW प्रिंट करेगा। बट स्टिल car2 एक अलग ऑब्जेक्ट है, एक अलग इंस्टेंस है, तो उसके लिए C1 की वैल्यू अभी भी वॉल्वो ही है और वो अभी भी आपको वॉल्वो ही प्रिंट करके दे रहा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेथड्स इन क्लास के बारे में। जब आप क्लास के अंदर मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो जब भी आपको क्लास के अंदर कोई मेथड लिखना हो तो वही सिंपल सा तरीका जो आप पहले मैंने आपको मेथड लिखने का सिखाया था, सिमिलर वे रहता है, बस आप इस बार उसे क्लास के अंदर लिख रहे होते हैं, राइट। तो पब्लिक वॉइड इज ट्रू नाम का मैंने एक मेथड बनाया है और उस मेथड को मैंने कमेंट कर दिया है नीचे एक बार के लिए। उस मेथड को ओपन किया और मैंने उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, अभी मैंने सिर्फ कमेंट आउट लिखा है। अब अगर मुझे उस मेथड को कॉल करना है अपने मेन फंक्शन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कार टाइप का एक इंस्टेंस बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो कैसे बन रहा होगा, car1 इज इक्वल्स टू न्यू कार। तो इस तरीके से आपके कार टाइप का एक इंस्टेंस बन चुका है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और अब आप उस ऑब्जेक्ट को यूज करके उस मेथड को कॉल करवा सकते हैं। तो मेथड को कैसे कॉल करवाते हैं, सिमिलर वे रहता है जैसे आप ऑब्जेक्ट को डॉट फंक्शन का यूज करके कॉल करवा रहे होते हैं। सिमिलरली आप C1 डॉट इज ट्रू लिखेंगे तो आपका C1 के थ्रू stru को कॉल कर लेगा वो। तो stru आपका एक मेथड है जो कार नाम की एक क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। आप उससे एक्सेस करने के लिए कार टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। वो कार टाइप के ऑब्जेक्ट के पास अब ऑथोरिटीज है कि वो उस कार के अंदर जितनी भी डेटा पड़े हुए या मेथड्स पड़े हुए वो उसे एक्सेस कर सकता है और इस वजह से वो उस चीज को एक्सेस कर पा रहा है, stru फंक्शन को, stru मेथड को एक्सेस कर पा रहा है और उसने हमें दे दिया है car1.stru से हमें वो मेथड मिल जाएगा, राइट। तो ये होता है आपका मेथड के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक जो हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो यहाँ भी हमने स्टैटिक यूज किया था। साथ में जब हम कोई फंक्शन बनाते थे तब भी हम स्टैटिक वर्ड यूज करते थे जब पहले हमने मेथड बनाए थे। तो इस स्टैटिक का मतलब क्या होता है यार, तो इस स्टैटिक को लगा देने से ये होता है कि अब आपको किसी भी टाइप से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी क्लास में कोई मेथड डिफाइन किया है और उसे स्टैटिक बना दिया है तो इसका मतलब है कि अब आपको उस मेथड को एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली पहले जैसे आप करते थे, मेथड लिखते थे और सीधा कोमा लगा देते थे, कॉलन लगा देते थे लास्ट में, सेमीकोलन, तो उस सेमीकोलन के लगाते वो मेथड रन हो जाता था, राइट। आप सिंपली लिखते थे मेथड का नाम एंड देन सेमीकोलन और वो मेथड कॉल हो जाता था। क्यों हो जाता था, क्योंकि वो स्टैटिक टाइप का था, उसके एक्सेस करने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। तो अब अगर आप किसी क्लास के अंदर भी स्टैटिक टाइप का अगर कोई मेथड बनाते हैं तो आप उसे डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो नीचे मैंने दो चीजें लिख रखी है। तो अगर
मैंने यहाँ पे स्टैटिक नहीं बनाया है, तो आप कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट मेथड लिख के, राइट? ऑब्जेक्ट डॉट मेथड लिखते हैं आप। लेकिन अगर आपने उसको स्टैटिक बना दिया तो आपको ऑब्जेक्ट डॉट मेथड की जगह सिर्फ मेथड लिखना होगा और आपका वो मेथड कॉल हो जाएगा, राइट? तो यही होता है यार कुछ। और अब हम लोग कंस्ट्रक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स हम लोग यूज करते हैं यार इनिशियलाइज करने के लिए किसी भी सर्टेन क्लास को। तो जैसे कि मैं बात करूँ, पब्लिक क्लास फ्रूट नाम की एक क्लास बनाई है मैंने, तो इसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पब्लिक फ्रूट्स। तो पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि आपका जो फ्रूट है वो कोई मेथड नहीं है। आप लिखते हैं मेथड के वे में, लेकिन मेथड के अंदर आप रिटर्न टाइप लिखते हैं कि वो वॉइड है, इंटीजर है, लेकिन हम इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर सिर्फ उस क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज में आता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने का तरीका, तो आप सबसे पहले लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर और उसके बाद में लिखते हैं वही नाम जो आपने अपनी क्लास को दिया है। अगर आपकी क्लास का नाम फ्रूट्स है तो आप कंस्ट्रक्टर का नाम भी फ्रूट्स देंगे। अगर आपकी क्लास का नाम एप्पल है तो आप कंस्ट्रक्टर का नाम भी एप्पल देंगे। अगर आपकी क्लास का नाम कार है तो आप कंस्ट्रक्टर का नाम भी कार देंगे। और फिर उसके बाद आप अपने पेरेंथेसिस ओपन करते हैं और इस पेरेंथेसिस में कुछ कुछ लिखते हैं, राइट? अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। आप इसे लिखे ना लिखे वो अपने आप डिफाइंड होता है कोड के अंदर, तो इसे हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि हम लोग इसमें कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ हमने नाम का इसे बना के छोड़ दिया है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी जनरेटेड रहता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले एग्जांपल्स में देखा था। यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया था, बट फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे न्यू कार को कॉल किया था, तो ये कार अपने आप में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर को कहाँ यूज किया जाता है। तो जैसे हम नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे ना, फ्रूट एफ इजिकल्स टू न्यू फ्रूट्स, तो ये जो न्यू फ्रूट्स लिखा हुआ है ये यार एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है न्यू, और न्यू के बाद में जो फ्रूट्स लिखा है वो एक कंस्ट्रक्टर है, राइट? अब हम लोग बात कर लेते हैं यार हमारे कंस्ट्रक्टर्स की, जिसके अंदर हम लोग रियलिटी में कुछ पास कर रहे होते हैं जिसे हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो यार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स को तो हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वो प्री डिफाइंड होते हैं हमारे कोड के अंदर जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं। तो बट जब भी हम चाहते हैं कि हम हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर पास करें, तो पैरामीटर पास करने के लिए हमें फिर कंस्ट्रक्टर को लिखने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हम लोग लिखते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है आपका। उसके बाद में आप सेम जो आपने क्लास का नाम दिया है वो नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरी क्लास का नाम फ्रूट्स है, तो मैं यहाँ पे भी फ्रूट्स दे दूंगा। और उसके बाद में मैंने एक पैरामीटर पास कर रखा है। ये पैरामीटर क्या है? ये पैरामीटर जो मुझे नीचे से मिलेगा कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते टाइम। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे इस फ्रूट्स क्लास के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट तैयार कर रखा है जो कि स्ट्रिंग ए टाइप का है, और उसे इनिशियलाइज कर रखा है मैंने एज ए एप्पल। तो अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए अगर मैं इस ए एट्रीब्यूट को कॉल करता हूँ तो मुझे एप्पल दे रहा होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस एप्पल की वैल्यू को चेंज करना है और मुझे कंस्ट्रक्टर के टाइम पे ही चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक पब्लिक फ्रूट्स टाइप का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और उसके अंदर एक स्ट्रिंग नाम का इनपुट ले सकते हैं। तो होगा क्या? आप लिख रहे हैं यहाँ पे दिस डॉट ए इज इक्वल्स टू ए। तो इस दिस डॉट ए का क्या मतलब है? इस दिस डॉट ए का मतलब है, दिस का मतलब है कि इस क्लास में, ठीक है, इस क्लास में, और ए का मतलब है ए, तो इस पूरे दिस डॉट ए का मतलब है कि इस क्लास में जो ए एट्रीब्यूट आपके पास है उसकी वैल्यू पैरामीटर में से आने वाले ए एट्रीब्यूट के बराबर कर दीजिए, राइट? तो दिस डॉट ए इज इक्वल्स टू ए का मतलब है ये जो ए रखा है आपके पास स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू एप्पल, इसकी वैल्यू आप चेंज कर करके जो आपके पैरामीटर में ए आ रहा है उसके बराबर कर दीजिए। अब एज्यूम कीजिए कि आपने नीचे दो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए। अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया फ्रूट्स एफ इज इक्वल्स टू न्यू फ्रूट्स करके, और फिर उस एफ के लिए अगर आपने एप्पल को कॉल ए को कॉल किया होता तो आपको क्या रिटर्न कर रहा होता? एप्पल। वहीं पे अगर आपने एक न्यू फ्रूट नाम का कंस्ट्रक्टर तो कॉल किया है लेकिन वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने एक मैंगो नाम की स्ट्रिंग पास कर दी है, तो होगा क्या कि वो मैंगो यहाँ पे जाएगा, वो बोलेगा कि अच्छा मुझे इस एप्पल नाम की जो स्ट्रिंग थी पहले वाली उसको चेंज करके अब मैंगो कर देना है। तो जब आप इस नीचे वाले एफ के लिए ए को कॉल करेंगे तो अब वो आपको एप्पल रिटर्न नहीं करेगा, वो अब आपको मैंगो रिटर्न कर रहा होगा। तो यही होते हैं यार कंस्ट्रक्टर की एप्लीकेशन। अभी तक सिर्फ थ्योरी बेस्ड काम था, इस वजह से शायद आपको बिट कंफ्यूजिंग लगा हो। अब मैं इसे आपको एक एक करके इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा ताकि आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग यार क्लास क्रिएट करने के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर जो कि आपका पब्लिक होगा, देन आप लिखते हैं क्लास और फिर आता है आपका क्लास का नाम। तो मैं यहाँ पे कार दे रहा हूँ, और याद रहे कि क्लास के नाम में पहला वर्ड आपका कैपिटल होना चाहिए, और पैरेंथेसिस ओपन करिए और इसके अंदर आप एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं, एट्रीब्यूट स्ट्रिंग वी टाइप का, और आप इसे नाम देने वाले वॉल्वो। तो देख रहे हैं आप वी नाम का मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर वॉल्वो नाम की एक वैल्यू स्टोर्ड है। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ यार कि मैं इस वॉल्वो नाम का जो कैरेक्टर मेरे पास है, वॉल्वो नाम की जो एट्रीब्यूट मेरे पास है, उसे मैं अपने मेन फंक्शन में कॉल करवा सकूँ। तो उसे मेन फंक्शन में कॉल करवाने का क्या तरीका होता है कि आप सबसे पहले कार नाम का एक इंस्टेंस बना लीजिए।
तो कार C1 इज इक्वल्स टू न्यू कार। यहाँ पे आपके पास C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि कार टाइप का होने वाला है, और अब आप इसके लिए प्रिंट करवा लीजिए C1.v को। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये C1.v हमें वैल्यू प्रिंट करके देगा क्या। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पे एक एरर आने वाला है, वो एरर क्या है मैं आपको एरर आने के बाद समझाऊँ। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक एरर आ चुका है और ये बोल रहा है स्टैटिक कन्वर्जन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप किसी स्टैटिक के अंदर आउटसाइड की चीजें लाइक आउटसाइड क्लास की, आउटसाइड मेंबर को या आउटसाइड मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बाहर जो आपने चीज डिफाइन की है वो भी स्टैटिक होना जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक के अंदर सिर्फ आप स्टैटिक चीजों को कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक चीजें कॉल नहीं होती। इसीलिए अब आपको इस क्लास को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, और अब आप इसे रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्वो प्रिंट हो चुका है। अच्छा, तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करवाना चाहता तो मैं क्या करता। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि C1.v को आप कोई नई वैल्यू असाइन करवा दीजिए, और वो नई वैल्यू आप रख दीजिए जैसे अगर आपने BMW रखी है, और अब आप इसे रन करवाएंगे तो वहां पे वॉल्वो की जगह BMW प्रिंट हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे BMW प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आप मेथड्स को डिफाइन कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो मेथड्स को डिफाइन करना सीख लेते हैं। तो मेथड्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग नाम का एक मेथड क्रिएट कर दिया है। मेथड क्रिएट करना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ पहले, तो अगर आप में से किसी ने 10th ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो जाके प्लीज उसे देख ले, वहां पे मैंने मेथड के बारे में आपको अच्छे से बताया है। और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा, सिस्टम डॉट। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसे कॉल कर लूँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे को C1 के अंदर का कोई मेथड कॉल करना है तो मैं लिखूंगा C1 डॉट इज ट्रू, और मैं उस मेथड को कॉल कर लूंगा, राइट। तो अब इसे रन करके बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे रन कर रहा होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी जो आपकी लिखी है। तो देख रहे हैं, आपने इस मेथड को कॉल किया और इस मेथड के अंदर आपने प्रिंट करवा रखी है एक स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, या इट्स रन। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जब तक आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तब तक आपके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, मगर जैसे ही आप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को पब्लिक टाइप का एक कार नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो सबसे पहली चीज तो कि आपके कंस्ट्रक्टर का नाम आपकी क्लास के नाम के बराबर होना चाहिए। मतलब जो आपने क्लास को नाम दिया है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए। इवन कैपिटल लेटर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। और आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप कोई पैरामीटर में स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग एस टाइप की, और आप बोल रहे हैं दिस डॉट वी इज इक्वल्स टू एस हो जाना चाहिए। तो दिस डॉट वी इज इक्वल्स टू एस का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया और यहाँ भी बता देता हूँ। इस दिस डॉट वी इज इक्वल्स टू एस का मतलब है कि इस वाली क्लास के अंदर जो वी रखा हुआ है उस वी की वैल्यू को इस पैरामीटर में आने वाले एस के बराबर कर दीजिए, राइट। तो ये इसका मतलब होता है। तो आपने ये कर दिया है। तो अब मैं इस चीज को करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया क्लास सी कार C1 का, और अब आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब आप लोगों को यूज करना है आपका पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर, जहाँ पे आपने एक पैरामीटर पास किया है। तो इस बार आप पैरामीटर में BMW पास कर दीजिए। तो होगा क्या कि यहाँ पे वॉल्वो पहले बाय डिफॉल्ट आपके पास वैल्यू थी V की, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे BMW पास करेंगे तो वो उसकी वैल्यू को चेंज करके BMW कर देगी, और फिर जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको BMW प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि अगर C1.v को मैं प्रिंट करवाऊँ तो मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए। तो रन करके बता देता हूँ आपको इस चीज को। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे BMW प्रिंट हो चुका है। तो यही तरीका होता है मेथड कॉल करने का। और अगर अब आप इसके साथ में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं पब्लिक, और आप इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो आप इसे कमेंट आउट करके छोड़ दीजिए। और अब अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे वॉल्वो ही प्रिंट होगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे वॉल्वो प्रिंट हो चुका है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट तो किया है लेकिन उसमें आपने कुछ चेंजेस नहीं किए, राइट। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे होते हैं। मैंने आपको एट्रीब्यूट क्रिएट करना बता दिया है, मेथड क्रिएट करना बता दिया, मैंने कॉल करना बता दिया, ऑब्जेक्ट बनाना बता दिया है। तो यही कुछ चीजें होती है जो आपको सीखनी होती है यहाँ पे। और एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ वो है फाइनल। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को फाइनल डिफाइन कर दूँ तो आप कहीं पे भी इसे चेंज नहीं कर सकते। इवन आप उस क्लास के अंदर भी उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसे फाइनल लिखा हुआ है। बट मैं इस चीज को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करके देखें। तो अगर मैं अब यहाँ पे लिखूंगा कि C1.v इज इक्वल्स टू BMW हो जाए, तो अब यह यहाँ पे मुझे एक एरर देगा, और वो एरर क्या होगा कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फाइनल टाइप की क्लास, फाइनल टाइप का एट्रीब्यूट, और फाइनल एट्रीब्यूट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। देखा आपने, क्योंकि ये एट्रीब्यूट फाइनल है तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो बस यही कुछ चीजें होती है यार जो आपको बेसिक में सीखनी चाहिए। इसके अगले वाले लेक्चर के अंदर हम इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म की बातें कर रहे हो। तो मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल के अंदर यार। तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।